नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री चैप्टर 2 मध्यकालीन विश्व के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के एमसीक्यू डाले थे, जो शायद आप देख चुके होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे और याद भी कर चुके होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 मध्यकालीन विश्व के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या जिनके आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे और फिर जो मैं पढ़ के बता रही हूँ तो इसे आप समझिए भी, सुनिए और समझिए। सुन के चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, तो सुनने की कोशिश करिए कि सुनिए, समझिए और नोट डाउन करिए ताकि आपके पास ये सेव रह सके। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं डालती रहूँ वो वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा करें। यानी कि इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी मध्यकालीन भारत में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। उन्होंने अरब वासियों को बताया कि ईश्वर एक है और मोहम्मद ईश्वर के नबी हैं। नबी मतलब उनके भेजे हुए दूत हैं। काबा मुसलमानों का मुख्य धर्मस्थल बना, और फिर काबा मुसलमानों का मुख्य धर्मस्थल है। इस्लाम की शिक्षाएं क्या क्या है। इस्लाम का अर्थ है धर्म की अधीनता और पालन, अर्थात ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण करना। सेकंड है, इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है। थर्ड है, मोहम्मद साहब आखिरी और महानतम पैगंबर हैं। ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इस्लाम के जो सबसे आखिरी पैगंबर कौन थे, तो कौन थे? मोहम्मद साहब। 4 है, निश्चित समय पर नमाज और रोज़ा रखना चाहिए। 5th है, पवित्र जीवन व्यतीत करना इस्लाम की शिक्षा का महत्वपूर्ण सार है। 6 है, कुरान में बताए गए बातों पर अमल करना। तो ये है बेटा आपके इस्लाम की शिक्षाएं। इस्लाम की शिक्षाएं क्वेश्चन क्या है, इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की चर्चा करिए, और यह है इस्लाम की शिक्षाएं। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वही मैं लेके आई हूँ आपके लिए। जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं या फिर आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन ही बस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें और यही क्वेश्चन आप याद करें, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए ताकि आपको एग्ज़ाम में सहायता मिले। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा करें। आंसर है, मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। यानी कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी मध्यकाल में भारत की। पहला है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य साधन किसानों से प्राप्त होने वाला भूमि कर था। क्या था? मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य साधन, यानी कि जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनके आय का, उनके इनकम का जो प्रमुख साधन था वो था किसानों से प्राप्त होने वाला भूमि कर, यानी कि भूमि जमीन पर जो कर लिया जाता था वही। सेकंड है, कृषि योग्य भूमि की उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। यानी कृषि योग्य भूमि जो थी उसकी उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। भू राजस्व होता है कर, कि जिस जमीन से ज़्यादा कृषि होती थी उससे ज़्यादा कर लिया जाता था और जिस पर कम कृषि हो सकती थी उससे कम कर लिया जाता था। थर्ड है, शासकों ने कृषि को बढ़ावा दिया और जंगल आदि में कृषि का विस्तार किया। यानी कि उस समय के जो शासक थे उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनके जो शासक का आय का जो मुख्य साधन था वो कृषि ही था, इसलिए उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया और जंगल को काटकर उसे कृषि योग्य भूमि बना दिए। 4th है, संकट काल में किसानों को ऋण देकर सहायता की जाती थी और उनका लगान माफ कर दिया जाता था। संकट काल यानी कि सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ऐसे समय में किसानों को ऋण भी दिया जाता था, यानी कि कर्ज दिया जाता था अपनी कृषि के लिए, और जो उनका लगान होता था यानी कि जो भू राजस्व होता था, कर होता था, उसे माफ कर दिया जाता था। 5th है, व्यापार को बढ़ावा दिया गया
और उसके लिए सड़कों का जाल बिछाया गया। उस समय व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया, कृषि के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया गया और सड़कों का जाल बिछाया गया, क्योंकि व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों का जाल बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएंगे तो वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकबर के शासन काल में निर्मित प्रमुख भवनों के नाम बताइए, इनमें वास्तुकला की किस शैली का प्रयोग हुआ है। अब हम क्या देखेंगे कि अकबर के शासनकाल में जो जो भवन मतलब जो प्रमुख भवन थे जिनका निर्माण हुआ था और उसमें किस वास्तुकला की शैली का प्रयोग हुआ था। अकबर के शासनकाल में जोधाबाई का महल, इबादत खाना, बीरबल का आवास तथा सलीम चिश्ती का मकबरा कुछ प्रमुख भवनों का निर्माण हुआ था। मतलब कि जो प्रमुख भवन थे कौन कौन से, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, बीरबल का आवास तथा सलीम चिश्ती का मकबरा, इस तरह के भवनों का निर्माण हुआ था अकबर के शासनकाल में। इनमें भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैलियों का प्रयोग किया गया था। अकबर के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण हुआ था उसमें भारतीय और फारसी दोनों का जो मिश्रित वास्तुकला होती है उस शैलियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सामंतवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवाद के बारे में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको भेज चुकी हूँ। सामंतवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मतलब सामंतवाद के बारे में अब हमें समझना है। सामंतवादी प्रणाली से हमारा तात्पर्य मध्यकालीन यूरोप में विकसित उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आर्थिक जीवन मुख्यतः ग्रामीण था और समाज मुख्य रूप से किसानों और सामंतों में बटा हुआ था। इस व्यवस्था में सामंत राजा से कुछ भूमि प्राप्त करते थे और उसके बदले में राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। किसान सामंतों के खेतों पर बेगार करते थे या उन्हें उत्पादन का एक विशेष हिस्सा कर के रूप में देते थे। सामंतवादी व्यवस्था क्या है, इसमें क्या है कि जो सामंत है वो राजा से कुछ भूमि प्राप्त करते थे, यानी कि राजा सामंतों को कुछ भूमि देते थे कि उस पर वो कृषि करवाएं या फिर किसानों से कृषि करवाएं या फिर उस पर कर इकट्ठा करके लाएं, और सामंत उस भूमि के बदले राजा को सैनिक सहायता और भी बहुत सारी सहायता प्रदान करते थे। तो ये थी सामंतवादी व्यवस्था। और उसके बाद क्या होता था कि जो किसान होते थे कि किसान सामंतों के खेतों पर बेगार करते थे और या उन्हें उत्पादन का एक विशेष हिस्सा कर के रूप में देते थे। यानी कि किसान क्या करते थे, जिन किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी वो सामंतों के खेतों पर बेगार करते थे, यानी कि बिना पैसे लिए, बिना किसी सैलरी के उनके खेतों पे काम करते थे। बेगार का मतलब यही होता है कि जिसमें कोई मेहनताना नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है, तो बिना सैलरी लिए या बिना मेहनताना लिए सामंतों के खेतों पे बेगार करते थे, या फिर अगर वो उनके खेतों पे काम करते थे तो अपने उत्पादन का एक विशेष हिस्सा कर के रूप में सामंत को देते थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अजंता क्यों प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाओं के बारे में आप सभी जानते हैं कि अजंता क्यों प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं अजंता क्यों प्रसिद्ध है। अजंता की चित्रकला में भित्ति चित्रों की अधिकता है। इन चित्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में दर्शाया गया है। अजंता के बारे में क्या है कि अजंता क्यों प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा में क्या है, भित्ति चित्रों की अधिकता है। इन चित्रों में चटकीले रंग, यानी कि जो रंग आंखों को अच्छा लगता है, बहुत ही गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में दर्शाया गया है अजंता की गुफाओं में। ये क्वेश्चन का आंसर बेटा बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग में इसका आंसर नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत लॉन्ग में, तो आप शॉर्ट में याद कर लें, काफ़ी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भक्ति आंदोलन यानी कि जो भक्ति के लिए मतलब अलग अलग जो धर्म के लिए आंदोलन हुआ था वही है। भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय थे। 15वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन भारतीय समाज की एक विशेषता कही जा सकती है। इस आंदोलन की मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। क्या है, मध्यकालीन भारत में भक्ति व सूफी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय थे। 15वीं शताब्दी के भारत में भक्ति आंदोलन भारतीय समाज की एक विशेषता कही जा सकती है। इस आंदोलन की मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या शिक्षाएं हैं। फर्स्ट है,
परस्पर प्रेम व स्नेह पर बल। भक्ति आंदोलन में क्या था कि परस्पर स्नेह और प्रेम पर बल दिया गया था, सद्भावना पर जोर दिया गया था, यानी कि सभी को समान समझना, ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया गया था, यानी कि ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया गया था कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फोर्थ है परस्पर बंधुत्व रखना और भेदभाव ना करना, यानी कि सभी को एक समान समझना और किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना। ये है भक्ति आंदोलन की मुख्य शिक्षाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन आंसर दिखा रही हूँ, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन करें आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद कर लें, नोट डाउन करें, याद करें और बार बार इस वीडियो को देखें, इसे सुनें, क्योंकि सुन के हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है, इसलिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप सुनें और लिख कर याद करें। बेटा अगर हमें कोई चीज़ें याद हो गई है तो हमें लिखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि लिखने से हम वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। वरना हमें ऐसा लगता है एक या दो बार पढ़ के या एक दो बार सुन के कि हमें तो बिल्कुल याद हो गया, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो हम सारा कुछ भूल जाते हैं। तो हमें लिख कर ज़रूर देखना चाहिए। आपको जो भी चीज़ें याद हो गई हो उसे लिख कर आप ज़रूर देखिए। और मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने जो आपको लगे कि ज़रूरतमंद है वैसे लोगों को ये ज़रूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ताकि सारे वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के MCQ और क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ओके, बाय बाय।